Hello and welcome back, dear friends, in our channel Study Mantras with Aditya. Dear friends, इस सेक्शन में हम NCERTs के बुक्स को कवर करेंगे और जो हमारा पहला ही सेक्शन है वो ज्योग्राफी से स्टार्ट हो रहा है। सभी एस्पिरेंट जो अभी तैयारी में नए हैं या फिर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, सबके लिए ही ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को NCERTs अच्छे से कवर करनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स होती हैं। इस वीडियो का जो PDF बनेगा, जो PDF को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे जिसका नाम है स्टडी मंत्रास विद आदित्य ग्रुप, या फिर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी मंत्रास विद आदित्य चैनल। वहाँ से आप इसके PDFs को भी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने प्रयास किया है कि हम NCERT की बुक में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जो पॉइंट्स आपको वास्तव में याद रखने के लिए आवश्यक हैं। बाकी चीज़ें हम थ्योरीज के माध्यम से बस सुन लेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे अपना, और बाकी को कुछ जो मेरे नोट्स होंगे उसको भी मैं ऐड करके साथ में PDF में आपको दे दूँगा। तो सभी बस इसको सुने अच्छे से और उसके बाद फिर इनको PDF के माध्यम से रिवाइज करें। तो जैसा कि हमारा पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। तो आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी हमारा एक ग्रह है जिस पे हम सभी निवास करते हैं, इसकी स्थिति हमारे सौरमंडल में है। इट मीन्स कि सौरमंडल में आप सभी जानते हैं 8 ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं और ढेर सारे एस्ट्रॉयड्स वगैरह हैं। तो वो सब मिल करके एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ये जो छोटा सा चित्र है यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से सेंटर में आपका जो सन है और उसके चारों तरफ किस प्रकार से सारे ही ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। प्लूटो को आप सभी जानते हैं कि इसे ग्रहों की परिभाषा से निष्कासित कर दिया गया, जिस वजह से हम आज की डेट में 9 ग्रह न मान करके हम 8 ग्रह ही मानते हैं। और हमारा जो सौरमंडल है, आप सभी को इसका आइडिया होगा कि जो हमारा सौरमंडल है वो हमारी जो मंदाकिनी है मिल्की वे उसके अंदर है। और हम जो हमारी मंदाकिनी है, ऐसी कई मंदाकिनियाँ हैं और ये सारी ही मंदाकिनियाँ जो हैं वो आपकी ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। तो ब्रह्मांड हमारा सबसे बड़ा संरचना हो गया और उसके अंदर जो मंदाकिनीज हो गई, उसके अंदर फिर आपके सौरमंडल हो गए और फिर उसके अंदर आपका ग्रह पृथ्वी जैसा ग्रह हो गया और फिर उसके अंदर आप हो गए। तो इस तरह से हमारा स्वरूप है सबसे बड़ा हमारा यूनिवर्स। एंड देन आपका जो ये मंदाकिनी से हम अपने मंदाकिनी को आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, आपका ये हो जाता है। उसके बाद आपका सोलर सिस्टम, देन आपका प्लानट। ये तो बेसिक रहा उनके लिए जिनको बिल्कुल बेसिक से जानना है। और सच मानने हम इसको बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करेंगे। हर एक टॉपिक आपको बिल्कुल मैं शून्य से बताऊंगा और कॉन्सेप्ट के स्तर पर सभी चीज़ें आपकी बिल्कुल अच्छे से तैयार करती जाएंगी। तो आप सभी सूर्य उदय सूर्यास्त से तो परिचित होंगे ही, आप सूर्य को जानते ही होंगे। और एक स्थिति से आप परिचित होंगे, उसको मैंने फिर भी हाईलाइट कर दिया क्योंकि कई बार इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। देखिए, आपने पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में सुना होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जब हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है तो ये पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है इसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और फिर आप ये 1 महीने में एक ही बार देख पाते हैं और उसके 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख पाते हैं। तब जो नया चंद्रमा आता है उस रात्रि को हम अमावस्या कहते हैं। तो ये बातें तो बहुत ही कॉमन सी है, आप सभी बचपन से देखते आ रहे होंगे। खगोलीय पिंडों की बात करें हम तो देखिए, सभी चीज़ें जो भी हमारे सौरमंडल में उपस्थित हैं, सूर्य हो, चंद्रमा हो, या फिर वो सभी वस्तुएं जो रात में हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं, जो हमारे सौरमंडल में उपस्थित हैं, वो सारी ही खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी गर्म होते हैं और विभिन्न प्रकार की गैसों से बने होते हैं और ये अपना खुद का उष्मा, अपना खुद का प्रकाश अपने पास रखते हैं और लगातार ये जो एनर्जी होती है उसे बहुत बड़ी मात्रा में एमिट करते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंडों को हम कहते हैं तारा, स्टार्स। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सन है वो क्या है, एक स्टार है। और स्टार का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो क्या होता है कि ये खुद ही एनर्जी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। इनको किसी और से एनर्जी उष्मा को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह गुण हमारे सन में है। तो सन के माध्यम से आप देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सभी क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो ये हमारे सन की सबसे बड़ी खास बात है। आइए अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। ये एक जो आप यहाँ पे चित्र देख पा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है
और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी के जो सीएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें बहुत ही मुश्किल होता है एग्ज़ाम्स को गेस कर पाना, क्वेश्चन को गेस कर पाना, लेकिन एनसीईआरटी के माध्यम से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो इसका आपको लाभ मिलता है। आप जो ये एक पैटर्न जो देख रहे हैं पूरा, ये आपका जो नज़र आ रहा है आपको आकाश में, इस पैटर्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दिशा का ज्ञान तो आप सभी को पहले से होगा। इन केस अगर आपको नहीं है तो अगर आप कहीं पे भी दिशा निकालना चाहते हैं तो पहले आप प्लस का निशान बनाएं, और जो प्लस के ऊपर वाला हिस्सा रहेगा उसे आप नॉर्थ कहेंगे, जो नीचे वाला होता है उसे साउथ कहेंगे, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है उसे वेस्ट, और जो राइट वाला हिस्सा होता है उसे हम ईस्ट कहते हैं। ये दिशा ज्ञान होता है। ओके, तो जब आपको अपने बचपन में सुना होगा कि ध्रुव तारा के बारे में सुनी होगी, और ध्रुव की कहानियाँ भी बहुत सुनी होंगी आपने, क्योंकि ये एक हिंदू धर्म में एक माइथोलॉजी भी है और इस पे संबंधित कई सारी कहानियाँ भी प्रचलित हैं, तो उसके माध्यम से भी लोग ध्रुव तारे के बारे में बहुत जानते हैं। देखिए होता क्या है कि जो ध्रुव तारा, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, वो हमें ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है आसमान में, और उसे जानने का एक तरीका भी है। अगर हम बात करें तो अगर आप रात में जब कभी आपको आसमान साफ रहे दिखाई दे, तो उस समय अगर आप रात में जाएं तो आप देखेंगे ढेर सारे तारे हैं जो विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स को बना रहे हैं। ओके, विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बना रहे हैं। ये जो आकृतियाँ बनाते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। मतलब कि अर्सा मेजर और जो बिग बियर है ये नक्षत्र मंडल के एक टाइप हैं। ओके, और इनको पहचानने का मतलब बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इसे हम देखिए सप्त ऋषि, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषि या 7 संत। यह एक 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का क्या है, भाग है। तो ढेर सारे तारों का समूह अर्सा मेजर जो है उसमें एक आपका 7 तारों का जो एक अलग पैटर्न बनता है, वो ज़्यादा चमकीले भी होते हैं। उनके माध्यम से आप उन्हें क्या कहते हैं, सप्त ऋषि कहते हैं। तो सप्त ऋषि के माध्यम से आप जो ध्रुव तारा है उसके पोजीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब जो ये इनकी लाइन बनती है, आप देखें यहाँ चित्र में, तो जो ये तारे सब देखिए 7 तारे हैं टोटल यहाँ पे। जब इनकी लाइन बनती है, इनकी लाइन को मिलाते हुए जब आप सीधे इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देगा वो होगा आपका ध्रुव तारा। तो इसके माध्यम से हम सप्त ऋषि मंडल के माध्यम से हम ध्रुव तारे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सप्त ऋषि मंडल क्या है, सप्त ऋषि तारे क्या हैं, तो उसको आप बता दें कि यह 7 तारे हैं जो कि हमें एक नक्षत्र मंडल के रूप में हैं और ये हमें आसमान में दिखाई देते हैं। प्राचीन समय में बात करें अगर, तो देखिए ध्रुव तारा जो है इससे भी हम दिशा का ज्ञान करते हैं। और आप देखें कि लोग रात्रि में जो दिशा का निर्धारण है वह उत्तरी तारा को उत्तरी दिशा को बताता है, और ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में पाया जाता है। तो कई बार ध्रुव तारे को ही उत्तर तारा ही कहा जाता है। ओके, तो ये इसके माध्यम से एक जब डायरेक्शन का आपको ज्ञान हो जाएगा तो उसके माध्यम से आप बाकी की डायरेक्शंस का पता लगा लेंगे। और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि जो आपके 7 तारों का जो समूह है उसकी सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका, अगर आप कभी दिशा भटक जाते हैं तो आसमान में आप ध्रुव तारे की मदद से आप दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और बात करें, हम कुछ और जानकारी की बात करते हैं, तो देखिए जो ऐसे जो खगोलीय पिंड होते हैं जिनका खुद का कोई उष्मा, खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है और वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ग्रह, कहते हैं प्लैनेट कहते हैं। जैसा कि अगर हम अपने अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ देखिए जो होता है ये कैसे प्रकाशित होता है, ये सन के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अर्थ का खुद का कोई लाइट नहीं है, अर्थ के पास कोई भी अपना खुद का प्रकाश, उष्मा कुछ भी नहीं है। इस पर जो भी दिन या रात का जो घटनाएं होती हैं वो सब सन की लाइट की इफेक्ट की वजह से होती हैं। ओके, और इसी वजह से जो ऐसे जो पिंड होते हैं खगोलीय पिंड जिनके अंदर खुद का कोई प्रकाश इत्यादि नहीं होता है तो वो क्या कहते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। और जो यह ग्रह जो वर्ड है इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लैनेट। और प्लैनेट जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। इसके बारे में भी आप जानते रहें, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो प्लैनेट का अर्थ, ग्रह का अर्थ चारों तरफ घूमने वाला, प्लैनेटाई का अर्थ होता है चारों तरफ घूमने वाला। कुछ और जानकारियाँ लेते हैं अगर हम, तो हम देखते हैं कि जो
बृहस्पति, शनि, यूरेनस होते हैं, इनके चारों तरफ देखिए छल्ले दिखाई देते हैं। देखिए मैंने इसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए आप जान जाएंगे कि ये आपको देखना है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, ये जो ग्रह हैं इनके चारों तरफ छल्ले होते हैं। और जो ये छल्ले होते हैं ना, ऐसा नहीं है कोई एक बहुत ही मेटेलिक जैसा कुछ जो लगातार रिंग के जैसा है, मेटेलिक जैसा मेटल का बना हुआ है और बिल्कुल ठोस है और इनके चारों तरफ क्या है, फैला हुआ है, इनके चारों तरफ इनको ढके हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये होते हैं कुछ छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे जो पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष में टूट गए रहते हैं, तो इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से ये क्या करते हैं, इनके इनके चारों तरफ एक छल्ले नुमा आकृति में घूमते रहते हैं, एक पट्टी बना लेते हैं, एक लंबी चौड़ी पट्टी बना लेते हैं। और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। तो ये वही होते हैं ढेर सारे, आप देखेंगे जब इनको जूम इन करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ढेर सारे छोटे बड़े टुकड़े हैं और वही जो है लगातार क्या कर रहे हैं, उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये हमने बात देखी। अब हम बात करेंगे एक सौर मंडल है उसका चित्र कैसे हमें दिखाई देता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से तीसरे क्रम पर आती है। अगर हम देखें यहाँ पे इस चित्र में, तो यह जो हमारा सूर्य है यहाँ पे है, और इसके बाद जो सूर्य से सबसे नज़दीक में जो ग्रह है उसे हम कहते हैं बुध। इसे हम कहते हैं बुध। अब बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। ध्यान रखें जो ये 58 लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस लिखा हुआ है कि जो बुध है उसका डिस्टेंस पृथ्वी से सूर्य से कितना है। तो ये यहाँ पे दिखाता है हमें कि 58 मिलियन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बुध का है सूर्य से। उसी प्रकार से आप देखेंगे शुक्र की बात करते हैं जो कि दूसरे नंबर पर सूर्य से दूरी के मामले में है, उसका 108 मिलियन जो डिस्टेंस है किलोमीटर में। और तीसरे नंबर हमारा पृथ्वी आता है, और पृथ्वी का डिस्टेंस जो है आप सभी रफ आइडिया हम जानते हैं 150 मिलियन करोड़ है, किलोमीटर है। और अगर इसे हम नॉर्मली करें, अगर इसे एलेबरेट करें हम अपने देसी भाषा में, तो उसे हम कह सकते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास आता है। मंगल ग्रह की बात करते हैं, मार्स की बात करते हैं, तो मार्स लगभग 228 मिलियन। देखिए ये जो नंबर्स है ना, इसे ऐसे ध्यान रखने की आवश्यक है जिससे आप डिस्टेंस को समझ सकें कि सूर्य से बाकी ग्रहों का डिस्टेंस लगभग कितना पड़ता है। मंगल और जो बृहस्पति है इसके बारे में एक खास बात यह है कि इनके बीच में देखिए एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। देखिए ये कैसे ये गोलाकार छल्ला जैसा जा रहा है, ये वही छोटे छोटे पिंड हैं, छोटे छोटे कण हैं जो इसके चारों बीच में घूम रहे हैं। ये ग्रह के चारों तरफ नहीं है, ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में है, और ये भी सूर्य के चारों तरफ एक पट्टी के नुमा में दिखाई देते हैं। और जो हमने इससे पहले भी बात करी है, वह जो छल्ले थे वह जैसे ये शनि के पास आप देख पा रहे हैं, ये जो छल्ले हैं ये वो छल्ले हैं, हमने उसकी बात की। और ये जो हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं इनके चारों तरफ। तो ये चीज़ें हैं। फिर बृहस्पति है जो कि आप जानते हैं हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर शनि है, यूरेनस है, और साथ ही साथ नेपच्यून आपका है। तो ये हमारे जो सौरमंडल है उनके ग्रह हैं। अब इनके बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी भी हम ऐसे देख लेते हैं। इसको हमने कट करके रखा है क्योंकि जो इसकी इमेज थी वो दूसरी तरह से थी और इसको एडिट करना पड़ा। बात करेंगे बुध की, तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण का इसका समय काल है वो 88 दिन है। 88 दिन में ये अपना एक परिक्रमण पूरा करता है, और अपने अक्ष पर यह एक जो कंप्लीट घूर्णन होता है वो 59 दिन में कंप्लीट करता है। और वहीं हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र का जो घूर्णन है पूरा वो अपने अक्ष पर वो 243 दिन में पूरा होता है। अब आप देखेंगे कि जो शुक्र का 243 दिन में पूरा होता है, तो पृथ्वी का भी कितने दिन में पूरा होता है। आप सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है ये 255 दिन में पूरा करता है, परिक्रमण की बात करते हैं अगर हम। और पृथ्वी जो है पूरी करती है 365 दिन में। तो जो परिक्रमण का जो काल है शुक्र और पृथ्वी, इनका लगभग आसपास में ही है, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से और इनकी थोड़ा सा साइज की वजह से भी इनको एक जुड़वा बहनें भी हम कहते हैं। और पृथ्वी के बारे में सभी जानते हैं, जो उनका घूर्णन है पृथ्वी का वो 1 दिन में हो जाता है, और शुक्र अपने अक्ष पर जो है 243 दिन में पूरा घूम पाता है। मंगल की इसी प्रकार से बात करें तो 687 दिन, और मंगल के पास 2 चंद्रमा हैं जबकि पृथ्वी के पास सिर्फ 1 चंद्रमा है। और पृथ्वी के पहले जो 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी चंद्रमा नहीं होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बुध और शुक्र के पास कितने चंद्रमा हैं, तो इसमें आपका आंसर होगा कि इनके पास 0 चंद्रमा है, और पृथ्वी के पास 1, मंगल के पास 2। और इसमें कहा गया आंतरिक ग्रह की बात करते हैं। तो आंतरिक ग्रह का भी प्रश्न आता है कि कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं।
तो जो ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक होते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, और ये चट्टानों से बने होते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये क्या है, आंतरिक ग्रहों में आते हैं। उसके बाद जो बाह्य ग्रह होते हैं, जो सूर्य से दूर होते हैं, आकार में बड़े होते हैं तथा गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, ये बाह्य ग्रहों में आते हैं। तो ये भी प्रश्न आप नोट डाउन कर लेंगे। आप प्रयास करेंगे जो बातें हम इसमें हाईलाइट करके बोल रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर लें, और अगर संभव हो तो आप उसे ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं एक क्रिस्प नोट बना करके, जिससे बाकी लोगों की भी मदद हो सकती है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति एक सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके जो घूर्णन काल इत्यादि ये सब नहीं पूछेगा, बस इसे जानते रहें आप। और शनि की बात करते हैं, देखिए पहले ऐसा माना जाता था कि जो बृहस्पति का चंद्रमा है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो रिसर्च हुई है उसमें यह सामने आया है कि जो शनि है, शनि के जो चंद्रमा है, इनकी संख्या लगभग 70 पहुँच चुकी है। तो इस वजह से अब वर्तमान में अगर हम पूछा जाए कि आपसे शनि किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, चंद्रमा है, तो आप कहेंगे शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह या चंद्रमा है। उसी प्रकार से यूरेनस और नेपच्यून की बात करते हैं, तो यूरेनस जो है सबसे ज़्यादा समय लेता है। अगर नेपच्यून के पहले की बात करें तो 84 साल लगता है इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में, और ये अपने अक्ष पर 17 घंटे में एक बार पूरा घूम जाता है। इसके चंद्रमा की संख्या 27 है। नेपच्यून की बात करें तो सबसे ज़्यादा समय ये लेता है पूरे सूर्य का चक्कर लगाने में। एक चक्कर लगाने में इसे 164 साल लगते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो समय काल है वो क्या होता है, लगभग दोगुना होता चला जाता है। ओके, बस ये बृहस्पति और शनि के केसेज में थोड़ा सा डिफरेंट है। बृहस्पति अपना एक परिक्रमण जो है 11 साल 11 महीने में या फिर 12 साल मान लीजिए, लगभग उतने समय में पूरा करता है, और शनि लगभग 29 साल का टाइम लेता है। तो यही डिफरेंस आता है, बाकी लगभग डबल होता चला जाता है। तो इन चीज़ों को भी हमने देख लिया। आई होप को आपको इसका आइडिया अच्छे से बन गया होगा। अब आइए कुछ बातों को और देखते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों की बात करें तो जो सूर्य है उनको सोल के नाम से जाना जाता है, और उसी से सोलर सिस्टम का एक जन्म होता है। सौरमंडल के बारे में बात की। सूर्य, 8 जो ग्रह हैं आपके उपग्रह हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड इत्यादि मिल करके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और जो सूर्य है वो क्या है, इस सौरमंडल का मुखिया होता है। जिस प्रकार से एक परिवार में एक कोई मुखिया होता है और उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें रहती हैं, उसी प्रकार से हमारे सौरमंडल में सूर्य हमारा मुखिया है, और बाकी जो ग्रह, विभिन्न खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह इत्यादि वो क्या हैं, उसके सदस्य हैं। और हम उसे सौर परिवार का नाम देते हैं, सोलर फैमिली का नाम देते हैं। बाकी कुछ चीज़ों को और अभी हम देख लेते हैं। सूर्य के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो उत्पत्ति होती है, ये जो शब्द आपका ज्योग्राफी, इसका क्या मतलब है। देखिए ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए होते हैं। आप देखेंगे तो जो हमारा जो इंग्लिश में मदर शब्द है, ये संस्कृत की मातृभाषा से आया है। तो कई बार आप देखेंगे कि दूसरे लैंग्वेज के शब्दों को लेकर के किसी दूसरे लैंग्वेज में कोई शब्द बना दिया जाता है। जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी एक अंग्रेजी का शब्द है, और इसे ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, जियोग्राफी। ओके, जिसमें जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी, एवं ग्राफिया जो शब्द है इसका अर्थ है लिखना। तो जियो प्लस, अब 3 तरह के इसके अध्ययन हो सकते हैं। अगर हम जियो में लॉजिया जोड़ सकते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन। अगर हम जियो में मेट्रिया जोड़ सकते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है पृथ्वी का मापन। अगर हम जियो में वोइडस जोड़ सकते हैं तो इसका मतलब हो जाता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप, जैसा जियोइड्स, जैसे कहते हैं जियोइड्स, मतलब पृथ्वी के जैसा आकार वाला। ओके, तो अगर कहीं आपसे कोई एक ऐसा शब्द आ जाता है जिसमें जियोइड्स की बात की जाती है, तो आप समझ जाएं कि कोई एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी के आकार का है, और उसी के बारे में बात की जा रही है। सूर्य की बात करें तो सूर्य देखिए सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, और ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी उष्मा है इसमें। लगभग इसका जो आउटर लेयर है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, और ये काफ़ी गर्म गैसों से बना हुआ है। और जो खिंचाव बल होता है, उस सूर्य का जो खिंचाव बल है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो विभिन्न ग्रह हैं, विभिन्न पिंड हैं, उनको आपस में बांधे रहता है। और सूर्य सौरमंडल के लिए उष्मा, प्रकाश इत्यादि का एकमात्र स्रोत है। इट मीन्स कि जितने भी सौरमंडल में विभिन्न प्रकार के पिंड हैं, वो सारे ही जो एनर्जी है, जो लाइट है, उसको सूर्य के द्वारा प्राप्त करते हैं। और ये हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो आप कहेंगे सूर्य है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। इसी बारे में हमने अभी चर्चा की है। ग्रह की बात करें तो ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसे याद रखने का एक ट्रिक भी है जो कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार है, जिसे हम कह सकते हैं माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स।
तो माई मीन्स एम से हो गया आपका मरकरी, वी से होगा आपका वेनस, ई से आपका हो गया अर्थ, मदर से एम से हो गया आपका मार्स, एंड देन जे से हो गया आपका जुपिटर, एस से हो गया आपका सैटर्न, यू से यूरेनस, एंड एन से नेपच्यून। ओके, सो ये आपके इसके माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। वेल, मुझे नहीं लगता कि ट्रिक की आवश्यकता होगी, क्योंकि कई बार आप जब इसे देखेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। और सबसे जो जरूरी बात है वो यह है कि जो विभिन्न ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर एक गोलाकार परिधि में नहीं लगाते हैं। इस पर आप ध्यान रखेंगे। इनका जो रास्ता होता है दीर्घवृत्ताकार होता है। जैसे अगर सूर्य यहाँ है तो ये इस प्रकार से कुछ चक्कर लगाते हैं। ओके, दीर्घवृत्ताकार, तो इस प्रकार से चक्कर ये लगाते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जिसमें चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ओके, बुध सबसे नज़दीक है, आप सभी को पता है। अभी तक जो प्लूटो है उसको भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन जब 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक करी तो इसने क्या किया कि इसे बाहर निकाल दिया। इसे कहा कि ये बौना ग्रह है और ये जो ग्रहों की जो परिभाषा है उसमें ये फिट नहीं बैठता है। ओके, तो इस वजह से इसको ये बाहर निकाल देते हैं। अब कुछ और बातों को हम देखते हैं। हमने सौरमंडल में सूर्य के बारे में देखा, हमने ग्रहों के बारे में देखा, पृथ्वी के बारे में बात करते हैं जिस पर हम निवास करते हैं। तो पृथ्वी देखिए, सूर्य के अगर दूरी के हिसाब से देखेंगे तो आप जानते हैं यह तीसरे नंबर पर है। बुध और शुक्र के बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है। आकार की बात करें तो यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ा सा चपटा भी है। जैसे पृथ्वी का आकार बिल्कुल गोलाकार ना होकर के थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अंडाकार देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ध्रुवों के पास थोड़ा सा चपटापन है, थोड़ा सा चपटापन यहाँ पे आ जाता है। तो अब जब ये चपटापन है तो इसे ही हम कहते हैं भू आब, और भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो इसे भी आप जानते रहें। जो सूर्य होता है उसका जो प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी पर बहुत ही जल्द आ जाता है, और जो प्रकाश होता है, प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इट मीन्स कि 1 सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाता है। और इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में आ जाता है। वेल, ये एक प्रश्न के रूप में भी आप इसे कमेंट में आंसर कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। जीवन जीने के लिए सबसे जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो हमारे पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की स्थिति बहुत ही आइडियल है। यह सूर्य से ना ही बहुत ही दूर है और ना ही बहुत ही नज़दीक है। दूर नहीं होने की वजह से इसमें ठंड नहीं ज़्यादा पड़ती है, और ज़्यादा नज़दीक ना होने की वजह से इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और चूँकि पृथ्वी पर वातावरण पाया जाता है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, और जीवन संभव होने की जो सारी दशाएं हैं वो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जिस वजह से हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही अभी तक जो विदित है, मतलब ऐसा लोग जानते हैं, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। और मंगल पर भी हमारे बहुत से देशों ने कई सारे यान भेजे हैं। हमारे देश ने खुद भी अपना मॉम भेजा था, मिशन ऑफ मार्स। और उसके बाद हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम मंगल के जो एटमॉस्फेयर है उसको हम किस प्रकार से एक्सप्लोर कर पाएँ, क्योंकि उसमें हमें कहीं ना कहीं बर्फ़ के चट्टान मिले हैं, बर्फ़ के पर्वत मिले हैं। तो उसके माध्यम से हमारे अंदर ये आशाएं उत्पन्न हुई हैं कि हो सकता है मंगल पर ग्रह हो, या फिर रहा हो, या फिर भविष्य में संभव हो। तो उसके बारे में हम लगातार, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। अंतरिक्ष से जब देखा जाता है तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है। ऐसा क्यों? ये भी एक स्टेटमेंट आ चुका है। तो देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जो पृथ्वी का जो मैक्सिमम भाग है, 2/3 जो पार्ट है पृथ्वी का, वह पानी से ढका हुआ है, जिसकी वजह से इसे हम जो अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये हमें नीला दिखाई देता है, और इसीलिए इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। तो इसे आप सभी जानते ही होंगे, थोड़ा सा देख लें इसे। नील आर्मस्ट्रांग जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, और आप सभी को पता है कि यह अपोलो 11 मिशन था अमेरिका का, जिसके माध्यम से चंद्रमा पर इंसानों ने कदम रखा था। और चंद्रमा के बारे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, और चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से सिर्फ 1/4 है। व्यास से अर्थ देखिए, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स होंगे उनको तो बिल्कुल पता होगा, बाकी लोगों के लिए मैं बता देता हूँ व्यास का अर्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी जो आपको गोलाकार में दिखाई दे रहा है, तो इसका जैसे त्रिज्या होती है, त्रिज्या तो सेंटर से लेकर के आपके परिधि तक का इसे त्रिज्या कहते हैं, लेकिन जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। इसको अगर एक साइड सिरे से दूसरे सिरे तक मिला दिया जाए तो ये जो इतनी बनती है लंबाई, इसे हम कहते हैं व्यास। तो अब ये जो मान लीजिए व्यास है, कह रहे हैं कि पृथ्वी का जो व्यास है
जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ओके, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का मान लीजिए अगर व्यास अगर 8 है तो चंद्रमा का व्यास कितना है, 2 है। ओके, तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से कितना छोटा है। लेकिन चूंकि चंद्रमा हमारे बहुत ही नज़दीक है, हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी वजह से ये हमें काफ़ी क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। ये इसके पीछे रीज़न है। ओके, उपग्रहों के बारे में हमने बात करी। देखिए, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, और जैसे एक तो प्राकृतिक उपग्रह होता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ओके, लेकिन उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मानव निर्मित उपग्रह और एक तो प्राकृतिक उपग्रह। जैसे जो चंद्रमा है वह मानव निर्मित उपग्रह नहीं है, वह प्राकृतिक रूप से जो चक्कर लगाने वाला उपग्रह है वो प्राकृतिक रूप से उसे मानव ने नहीं बनाया है और वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन आज के समय आप जानते हैं कि बहुत से उपग्रह विभिन्न देशों के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, और वो उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, और इसके माध्यम से वैज्ञानिक जो बाहर की जो दुनिया है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और इसको एक रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। बात करें अगर अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों की, तो इनसैट सीरीज के उपग्रह, IRS सीरीज के उपग्रह, एडुसैट भी हमारा अंतरिक्ष में है। एडुसैट आप जानते हैं कि अपने आप में पहला सैटेलाइट है जो स्पेशली एजुकेशन के लिए डिवोटेड था। तो इस प्रकार के उपग्रह हमें अपने कक्षा में दिखाई देते हैं जो कि हमारे देश के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। बाकी आप सभी जानते हैं ISS भी है, वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। जब पृथ्वी से रॉकेट छोड़ा जाता है तो वो कई स्टेजेज में निकलता है और धीरे धीरे अपना जो विभिन्न स्टेज उसको पार करते हुए सिर्फ जो सैटेलाइट लास्ट में बचती है वो जा कर के कक्षा में स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार से भी हम इन चीज़ों को देखते हैं, आज जीवन में हम इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं। अब बात करते हैं हम कि चंद्रमा जो है, आखिर आप कई बार देखते होंगे चंद्रमा का आपको एक ही हिस्सा दिखता है और दूसरा हिस्सा जो हमेशा आपको नज़र नहीं आता है। तो उसका रीज़न क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो चंद्रमा पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में 27 दिन पूरा करता है, और इतने ही समय में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कर लेता है। 24 दिन में लगभग पूरा करता है पृथ्वी। तो होता यह है कि इस वजह से जितने समय में पृथ्वी अपना एक चक्कर अपने अक्ष में पूरा करता है, उतने समय में चंद्रमा पूरे पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, जिस वजह से क्या होता है कि चंद्रमा का हमें हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है और दूसरा भाग हम देख नहीं पाते। चंद्रमा पर अगर जीवन की बात करें तो देखिए, जीवन यहाँ पे बिल्कुल अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वातावरण का बिल्कुल अभाव है, जिस वजह से यहाँ पे जो दिन होता है दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और रात में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएसन होता है, और साथ ही साथ जो चंद्रमा है इसमें आप देखेंगे ढेर सारे बड़े पर्वत, पठार, मैदान, गड्ढे इत्यादि सब हैं। जब सूर्य का उस पर किरण पड़ता है रात के समय, जब हम देखते हैं उसको, तो उस पर हमें वो नज़र आता है अगर उसको हम टेलीस्कोप इत्यादि से देखें, या फिर हम नंगी आँखों से भी देख करके उसको समझ सकते हैं। क्षुद्र ग्रहों की बात करें तो देखिए, ये तारों, ग्रहों या उपग्रहों के अतिरिक्त जो हमारा जो सौरमंडल है उसमें असंख्य कई सारे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमने तारों की बात की, हमने ग्रहों की बात की, हमने उपग्रहों की बात की, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे पिंड होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये पाए जाते हैं, आपने देखा होगा इसे। और जो वैज्ञानिक हमारे वो ये मानते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह है वो ग्रह के ही भाग होते हैं, जो बहुत पहले जो महाविस्फोट हुआ था उसके माध्यम से ये अंतरिक्ष में फैल गए थे, और ये अब ग्रहों से टूट करके उन्हीं का चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार का एक वैज्ञानिकों द्वारा एक तथ्य पेश किया जाता है। उल्कापिंडों की बात करें देखिए, तो उल्कापिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, और इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। और आप देखेंगे कभी कभी जो उल्कापिंड होते हैं पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं, और ये जब नज़दीक आएंगे तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी इन्हें अपनी तरफ खींचेगी, और इस वजह से क्या होता है कि जब ये पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगते हैं, तो जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं उनसे इनका घर्षण होता है, और जब घर्षण होता है तो ये गर्म होकर के जलने लगते हैं। इस वजह से आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। हालांकि ये बहुत आम तरीके से घटने वाली घटनाएं नहीं है, कभी कभार ही कोई जो उल्कापिंड होता है वो इतना नज़दीक धरातल तक आता है कि हमें दिखाई दे जाता है उसका प्रकाश, लेकिन ये सामान्यतः नहीं घटना ऐसी घटती नहीं है। तो ये बहुत ही चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, और कभी कभी होता ये है कि देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि जो उल्कापिंड होते हैं वो वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाते हैं,
ओके। लेकिन कभी कभी कुछ उल्कापिंड बहुत बड़े होते हैं तो वो खत्म होते 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 कुछ कुछ हिस्से उनके रह जाते हैं और वो फिर वो आकर के धरातल पर गिर जाते हैं ज़मीन पर, और फिर वो बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं। फिर उस पर रिसर्च स्टार्ट होता है, सारे वैज्ञानिक आ जाते हैं, उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कि ये कहाँ से आया है, क्या क्या मैटर से बना है, सब चीज़ें वो देखना स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी ने देखा है कि जब आप देखेंगे इस प्रकार से आकाश में देखेंगे तो आपको एक एक पट्टी जैसी दिखाई देगी, ढेर सारे तारे छोटे छोटे इसमें दिखाई देंगे आपको, ढेर सारे। तो ये जो ढेर सारे तारों का जो समूह है ना, ये इसे ही हम आकाश गंगा कहते हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में। और हमारा जो सौर मंडल है उस वो आकाश गंगा का ही एक भाग है, और जो आकाश गंगा है वो ब्रह्मांड का भाग है, ये सभी आप जानते हैं। और क्यों ऐसा आकाश गंगा में इसे क्यों कहते हैं, मिल्की वे ही क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा दिखाई देता है ना कि आकाश में जो प्रकाश की एक नदी बह रही है, देखिए ढेर सारे प्रकाश जैसे लग रहा है कि नदी बह रही है, इसलिए हम इसको मिल्की मिल्की वे कहते हैं इसलिए। और करोड़ों तारों बादलों गैसों का एक प्रणाली है ये, और इसमें कई प्रकार के ग्रह उपग्रह सब ढेर सारे सौरमंडल इत्यादि मिले हैं इसमें। तो आकाश गंगाएँ आप देखेंगे कई आकाश गंगाएँ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और सबसे जो जरूरी बात यह है कि ब्रह्मांड का जो छोर है वो अभी किसी को पता नहीं है। इट मीन्स कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा अभी किसी भी वैज्ञानिक या किसी भी देश को नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा चित्र है जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वो पृथ्वी है। और पृथ्वी कहाँ मिलती है, पृथ्वी मिलती है सौरमंडल के अंदर। सौरमंडल कहाँ है, सौरमंडल आकाशगंगा के अंदर है। आकाशगंगा कहाँ है, आकाशगंगा ब्रह्मांड के अंदर है। और ब्रह्मांड के अंदर कई आकाशगंगाएँ हैं, और एक आकाशगंगा में कई सौरमंडल हैं, और एक सौरमंडल में कई सारी कई पृथ्वी हैं। मतलब एक सौरमंडल में एक पृथ्वी। हालांकि अभी हमने बाकी को एक्सप्लोर उतना नहीं किया है, इससे हम ज़्यादा नहीं जान सकते इसके बारे में। तो ये छोटी सी बात है और इसके बारे में आप सभी समझ गए होंगे। तो ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं चाहूँगा कि आप इसमें अभ्यास के प्रश्न देखें, और इससे बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्रश्न। आपको करना यह है कि सारे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लिखना है, उनके आंसर्स को ग्रुप में पोस्ट करना है जिसका नाम है स्टडी मंत्रास विद आदित्य ग्रुप या फिर स्टडी मंत्रास विद आदित्य चैनल। इन दोनों पर में से आप किसी में भी चैनल वाले तो आप पोस्ट नहीं कर पाएंगे, ग्रुप में आप अपना आंसर को दे सकेंगे, और इसके माध्यम से आप अपने आंसर को दूसरों को भी दिखा सकेंगे, और मैं भी उसमें रिव्यू करता हूँ। तो प्रैक्टिस करेंगे तो इससे इम्पोर्टेंस आप जो आपका टॉपिक होल्ड है वो बढ़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज्योग्राफी या फिर मेंस आपको अगर क्वालिफाई करना तो उसके लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रश्नों को आप देख लें कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का क्रम लिखें, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं ढेर सारे इसमें जो जीवन होने का जो यहाँ पे संभावनाएं दिखाई देती हैं, उसी की वजह से इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देख पाते हैं, ब्रह्मांड क्या है, सबके बारे में आपको बताना है। सही उत्तर चिन्हित कीजिए, इनको आप अपने से सही कर सकते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन के बारे में मैंने बात करी आपसे। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन से है, इसके बारे में भी आप देख लेंगे। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, इस पर भी हमने चर्चा की है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, इसको भी हमने देख लिया है। बाकी खाली स्थान आप इसे भर लें। तो इस प्रकार से हमने ये पहला चैप्टर अपना जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो डी स्टूडेंट ये रहा हमारा आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और ये उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं, उनको भी ज़्यादा ये बेनिफिट करेगा, और अपने स्वयं भी इससे बेनिफिट लीजिए। तो मिलते हैं इसके बाद अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।